सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने गड्डी के सारे ग्राफों को पढ़ लिया था। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा और अब आपको गड्डी के ग्राफों की जानकारी हो गई होगी। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उस लेक्चर को देख कर आइए, तब तो आप आज का ये लेक्चर समझ पाएंगे, क्योंकि आज हम लोग गड्डी के ग्राफों पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आपको गड्डी के ग्राफों की ही जानकारी नहीं है तब आप उन ग्राफों पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे समझ पाएंगे। तो चलिए, ये मानते हुए कि आपको गड्डी के ग्राफों की जानकारी है, हम लोग आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ चलिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज सवाल नंबर 1। जरा ध्यान से पढ़िएगा। चित्र ए से डी, ए बी सी डी, ओके, ए से डी तक के ग्राफों को ध्यान से देखिए, बड़े गौर से देखिए और देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को संभवतः नहीं दर्शा सकता। तो आपको ए बी सी डी, ये जो गति के ग्राफ हैं, इनको देखना है और ये देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा एक विमीय गति को नहीं दर्शा सकता। चलिए देखते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा आप। क्या ये एक विमीय गति को दर्शा सकता है क्या बच्चा? मेरा आंसर है नहीं दर्शा सकता। लेकिन क्यों नहीं दर्शा सकता? देखो, केवल आपको आंसर याद करके आगे नहीं बढ़ जाना है। आप यहाँ पे आंसर याद करने नहीं आए हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही सवाल आपसे पूछा जाए। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको चीज़ों को समझना है, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन करवाए जाते हैं। आप कभी भी न्यूमेरिकल को याद करने की कोशिश ना करिए। अगर आपने जिंदगी में कुछ करने का सपना देखा है, अगर आपका सपना, आपका ड्रीम नीट है, JEE है, तब आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में, अपने कॉन्सेप्ट को बनाने में। केवल आंसर याद करके नंबर लाना अगर आपका मकसद है, तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तब वहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है बच्चे। आपको तैयार होना है और तैयारी के लिए जज्बा, जुनून और मेहनत लगता है बच्चा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप वो मेहनत करेंगे, क्योंकि अगर आपने सपना देखा है तो आप उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये मेरी सोच है आपके प्रति, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे गलत साबित नहीं करेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं है भाई। मैंने बोल दिया कि एक विमीय गति को नहीं दर्शा सकता, तो सवाल है कि क्यों नहीं दर्शा सकता। तो बहुत ही सिंपल है। मैं अगर किसी भी एक समय को ले लूँ, चलो इस समय को ले लेता हूँ, समय इधर बढ़ेगा, स्थिति ऊपर बढ़ेगी। ये XT ग्राफ है ना, ये स्थिति समय ग्राफ है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इस वाले क्षण पर, वैसे बहुत सारे क्षण हैं, इस वाले क्षण पर भी देख सकते हो आप, इस वाले क्षण पर भी देख सकते हो, इस वाले क्षण पर भी देख सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ कि इस वाले क्षण पर अगर मैं एक लाइन खींचूँ ऐसे, तो मुझे क्या पता चलता है कि एक ही क्षण पर कण की दो स्थितियां हैं। एक ही क्षण पर कण की दो स्थितियां हैं जो कि संभव नहीं है। एक ही समय पर एक ही कण दो जगहों पे कैसे हो सकता है? भगवान हो क्या? भगवान हो क्या? कभी कभी तो लगता है कि अपनिष्ठ भगवान है। हो सकता है भगवान एक ही टाइम पर बहुत सारी जगह पे रहते हों, लेकिन हम किसी कण की बात कर रहे हैं और कोई भी कण एक ही समय पर दो जगह पे तो नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। यहां पर देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। ये वेग समय ग्राफ है बच्चा, ये वेग समय ग्राफ है। और आप ये देख पाओगे कि एक ही समय पर ऐसे बहुत सारे क्षण हैं। ये वाले क्षण को ले लो, ये वाले क्षण को ले लो, ऐसे समय बढ़ेगा, ऐसे वेग बढ़ेगा। लेकिन मैं देखता हूं कि अगर ऐसे एक लाइन खींच दूं तो मुझे क्या पता चलता है कि इस वाले समय पर वेग ये भी है और वेग ये भी है। एक ही समय पर कण का दो वेग, नॉट पॉसिबल। एक ही समय पर कण के दो वेग संभव कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। अब लगेगा आपको यार इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये तो हमारा पक्का आंसर होना चाहिए, पक्के से आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तब आपको बेसिक चीज भी नहीं मालूम है, आपको चाल और वेग में अंतर भी नहीं मालूम है। याद तो है, आपने रट लिया है चाल और वेग में अंतर,
चाल अदिश होता है, वेग सदिश होता है। चाल सदैव धनात्मक होता है, वेग ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य हो सकता है, लेकिन उसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, उसको अप्लाई करना बड़ी बात है। अप्लाई करो ना। क्या बोला आपने? चाल सदैव धनात्मक होता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि चाल ऋणात्मक हो गया है। आपके पास जवाब है, लेकिन आपने उस नजरिए से सोचा नहीं है कि यार ऐसा भी हो सकता है। आप लेके बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप बस याद करके आए हैं, आप समझ कर नहीं आए बच्चा। आपको समझना है क्या बोला जा रहा है कि चाल तो सदैव धनात्मक होता है, तो चाल को ऋणात्मक कैसे दिखा सकते हो आप? ये चाल और समय में ग्राफ है, तो समय के साथ ठीक है, चलो चाल कम हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी हो गया, ठीक है। लेकिन ये ऋणात्मक कैसे कह सकते हैं आप? ऋणात्मक नहीं हो सकता, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं होगा स्पीड, गलत ये भी नहीं होगा। और अब आता है कि भाई चलो ये तीनों नहीं है तो ये तो पक्का होगा, पक्के से होगा। नहीं हो सकता यार, ऐसा थोड़ी है कि ये 3 नहीं हुए तो ये होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी होता है। देखो, ये है कुल पथ की लंबाई, और कुल पथ की लंबाई कहने का मतलब है दूरी। और अब आपको पता होना चाहिए कि दूरी और विस्थापन में भी अंतर है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव बढ़ती है, दूरियां हमेशा बढ़ती हैं बच्चे। इसीलिए अगर 2 दिलों में दूरियां आ गई तो अब उस दूरी को पाटने की कोशिश कभी ना करें। एक बार दूरियां आ गई हैं मेरे और उसके दरमियान, तो ये दूरियां बढ़ती ही जाएंगी, ठीक है। इन दूरियों को कम करने की आप कोशिश कर लो, अरे लाख कोशिश कर लो, दूरियां कभी कम नहीं होंगी। फिजिक्स कहता है यार दूरी हमेशा बढ़ती है। दूरी हमेशा क्या होगी? दूरी हमेशा बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या है? अगर एक कण यहाँ से स्टार्ट किया, आपने जल्दी सफर चालू किया है, यहाँ तक गया है, ये हो गया रास्ते की लंबाई, ठीक है। लेकिन अब मन किया चलो वापस चलते हैं, यहाँ पे आ गया, तो दूरी क्या है? ये जो कुल रास्ते की लंबाई वो दूरी है। हाँ, विस्थापन आप ये बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, यानी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो दूरी होती है वो विस्थापन कहलाता है। तो जब कण वहाँ जा रहा था तो विस्थापन और दूरी दोनों बढ़ रही थी, लेकिन जब कण वापस आ रहा था तो विस्थापन कम हो रहा था, विस्थापन घट रहा था, जो कि है संभव। विस्थापन घट सकता है लेकिन दूरी सदैव बढ़ेगी। और यहाँ पे दूरी और समय के बीच का ग्राफ है बच्चा, यहाँ पर दूरी और समय के बीच का ग्राफ है, लेकिन यहाँ तक सब सही है। देखो, यहाँ तक हम दोनों के बीच सब सही था कि समय बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है, और अचानक से मैं क्या देखता हूँ, इसके बाद से फटाक से दूरी कम हो गई है और यहाँ पे आकर दूरी 0 ही हो गया है। संभव है क्या? अरे मजाक हो रहा है क्या? दूरी 0 हो सकता है क्या? अरे दूरी 0 नहीं हो सकता, दूरी घट भी नहीं सकती है, दूरी हमेशा बढ़ेगी। तो ये इन चारों में से कोई भी एक विमीय गति के लिए संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको अच्छा खासा जानकारी हो गया होगा, ये तो आप यूं कर लेंगे, बज नहीं रहा है, ये यूं कर लेंगे, ठीक है। इसमें वही करना है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ एक विमीय गति को प्रदर्शित करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, देख कर बताइए। तो ये तो नहीं करेगा ना। अरे क्यों करेगा? एक ही समय पे कण की 2 स्थिति संभव नहीं है, ये नहीं करेगा ना। अरे चाल तो ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, चाल को ऋणात्मक दिखा रहे हो आप। अरे नहीं करेगा ना, क्यों? एक ही टाइम पर कण का 2 वेग संभव नहीं है, एक ही समय पे कण का 2 वेग संभव नहीं है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, समय के साथ वेग बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो सकता है, ये संभव है। कुल पथ यानी दूरी की बात हो रही है, यहां से इस समय तक की बात करें, इस समय तक की, समय बढ़ रहा था, दूरी उठने की उठनी थी, ठीक है। हो सकता है कर्ण जो है विरामावस्था में हो, इसलिए दूरी नियत है, लेकिन उसके बाद आप बोलते हो दूरी कम हो रहा है। अरे मजाक है क्या? दूरी कम हो सकता है क्या? दूरी कम नहीं हो सकती। यहां पे देखिए, समय को ले लिया है y पर और स्थिति को ले लिया है x पर, क्या बदलने वाला है? ये देखो, अगर मैं इस समय की बात करूं, इस एक क्षण की बात करूं, तो आप बोलते हो कण यहां भी है, कण यहां भी है, एक ही समय पे 2 कण की 2 स्थितियां संभव नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है, तो केवल ये पॉसिबल है। तो ऐसे आपको एनालाइज करना है, ऐसे आपको अवलोकन करना है, तब आपको अपना जवाब देना है। सारे
डायमेंशंस को, पूरी विमाओं को देख लेना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सभी संभावनाओं पर नजर डालते हुए आपको अपना जवाब देना है, केवल इस आंसर को याद करके आगे नहीं बढ़ जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा वेग समय ग्राफ गतिमान आवेश के लिए वास्तविक है। अरे गतिमान आवेश हो, कोई भी हो, आवेश भी एक कण है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, किसी कण का ही तो आवेश होगा ना। तो क्या यह संभव है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां भी वही दिक्कत है, एक क्षण पर 3 वेग, वो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता पॉसिबल। ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ ये सब में वही दिक्कत है। ये पॉसिबल हो सकता है। क्यों पॉसिबल हो सकता है? समय के साथ वेग बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, कोई समस्या नहीं है। वेग बढ़ सकता है, घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये सवाल बहुत ही, देखो ये नहीं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट में चार चांद लगा देते हैं बच्चे, और ये सवाल वही है। ये बहुत ही काम की चीज है बच्चा, ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत काम आएगी। मैं चाहूंगा आप इसको 110% कंसंट्रेशन के साथ इसको ध्यान दें, पूरा का पूरा ध्यान आपका यहीं पे होना चाहिए। सवाल देखो पहले, नीचे दिया गया ग्राफ, हाँ बिल्कुल ये ग्राफ है किसी अज्ञात वस्तु, तो हमको वस्तु में इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई सा भी हो, वेग को समय के फलन के रूप में दर्शाता है। यानी ये कौन सा ग्राफ है? ये वीटी ग्राफ है, ये वेग समय ग्राफ है, किसी एक अज्ञात कण का वेग समय ग्राफ है जो कि आपको दिया गया है। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि इस वस्तु की गति के बारे में हम क्या कह सकते हैं। अरे बहुत सारी चीजें कहेंगे, एक तस्वीर 100 शब्दों से ज्यादा बयां करती है। बहुत ही कहानियां, बहुत ही किस्से अपने आप में समेटे हुए हैं, ये बयां करना चालू करेंगे तो आप थक जाएंगे, हम लोग करेंगे। तो हमको बताना है कि भाई गति के बारे में आप क्या क्या कह सकते हैं। उसके बाद आपको त्वरण के, अच्छा एटी बनाना है, त्वरण समय ग्राफ बनाना है इसी को देखकर, यानी कि वीटी से आप एटी लेकर आओगे, ये सीखोगे आप, है ना काम की चीज। वीटी से एटी लेकर आओगे, विस्थापन के संगत ग्राफ को, अच्छा यहां पे आपको एक्सटी भी बनाना है, दिया है वीटी, वीटी से आपको एटी लेके आना है, वीटी से आपको एक्सटी लेकर आना है ना, बहुत काम की चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं कि पहले हम क्या क्या कह सकते हैं पिंड की गति के बारे में, वस्तु की गति के बारे में हम क्या क्या बातें बोल सकते हैं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जीरो से। समय जीरो है ना, समय जीरो पर मैं ये क्या देख रहा हूं, और आप भी वही देख रहे हो कि समय जीरो है, फिर भी कण का वेग, वस्तु का वेग कितना है? 1 2 3 4 मीटर प्रति सेकेंड है। यानी कि जब आप उस पर गौर फरमाना चालू कर रहे हो, फिर भी वो वस्तु क्या थी? गतिमान थी। वॉट एवर दिस थिंग इज, नहीं पता कौन सी वस्तु है, इट्स ऑलरेडी मूविंग फॉरवर्ड, वो ऑलरेडी आगे बढ़ रही है। हो सकता है आप मेरे को ना देख रहे हो, लेकिन मैं ऐसे बढ़ रहा था, फिर आप अचानक से मेरे को देखे तो आप पाए कि मैं 4 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रहा हूं, 4 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रहा हूं। इनिशियली टाइम पर, प्रारंभिक अवस्था में आपने क्या देखा? जब भी आपने देखा चालू किया, उसको हम प्रारंभिक लेते हैं, तो वहां पे आपने ये देखा है कि भाई क्या हो रहा है, वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रही है। और फिर आप उसको अब देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद आप ये पाते हैं कि उसका वेग 0 हो गया है। और इस ग्राफ से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समय के साथ उसका वेग घट रहा है, और क्योंकि एक सीधी रेखा है, यानी कि एक समान दर से घट रहा है, यानी 0 से लेकर 4 तक जो भी वस्तु है उसका मंदन हो रहा है। और क्योंकि एक सीधी रेखा है, यानी कि अगर आप 0 से 4 के बीच में इस ग्राफ का स्लोप देखोगे, ढाल देखोगे, तो कांस्टेंट है ना, यहाँ भी उतना ही ढाल, यहाँ भी उतना ही ढाल, यहाँ भी उतना ही ढाल, ढाल ये होता है ना, ये ढाल है। अब वो शील्ड कैप्टन अमेरिका का ढाल नहीं है ना, ये ढाल मतलब स्लोप, समझते हैं ना आप, स्लोप। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप कांस्टेंट है, यानी त्वरण कांस्टेंट रहेगा। 0 से लेके 4 तक, 0 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक त्वरण कांस्टेंट है। हालांकि ये नेगेटिव त्वरण है, यह ऋणात्मक त्वरण है, ये मंदन है, तभी तो उसका वेग यहाँ पे जाके 0 हो गया है। तो 4 सेकेंड पे उसका वेग क्या हो गया है? 0, मतलब जाके रुक गई है। जब आपने देखा चालू किया तो 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी और जाके वो ठीक
चौथे सेकंड पे रुक गई। कहने का मतलब ये ध्यान दीजिएगा, ये एक वस्तु हो गया, प्रारंभिक समय पे 4 मीटर पर सेकंड चल रही थी, 4 सेकंड के बाद जाके ये रुक गई, ये यहाँ पे रुक गई, चलो रुक गई ना, चौथे सेकंड पे जाके रुक गई। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद जरा देखो, उसके बाद चौथे के बाद समय तो आगे ही बढ़ेगा ना भाई, 4 के बाद 5 6 7, ये 8 सेकंड तक देखो क्या हो रहा है, 8 सेकंड तक ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वेग देखो 0 के नीचे है वेग, यानी ऋणात्मक हो गया, 0 के नीचे आ गया यानी वेग ऋणात्मक हो गया, और ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है। पहले ये हो सकता है -1, फिर -2, फिर -3 या फिर -4, ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है, यानी कि पहले वस्तु आगे जा रही थी, फिर वो जाके रुक गई, अब वहां से रिवर्स गियर लिया है उसने, रिवर्स गियर लिया है। यहां से लेके 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक गाड़ी ने रिवर्स गियर लिया है, और यहाँ पर विरामावस्था में थी, यहां तक पहुंचते पहुंचते उसका वेग कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड फिर से हो गया। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, रुकी, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आई। देखिए इसी को बोलते हैं पढ़ना, या किसी की आंखों में झांक कर उसकी भावनाओं को पढ़ लेना आसान नहीं होता है। ये कला हम जैसे शायरों में होती है, आप भी अब शायर बनोगे। तो पहले जब आपने देखना चालू किया बच्चा, तो वस्तु 4 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही थी, उसका वेग घटते जा रहा है, चौथे सेकंड पे वो शून्य हो गई, आगे के डायरेक्शन में जाके रुक गई। अब उसने रिवर्स गियर लिया है, तभी तो वेग ऋणात्मक हो रहा है, और ऋणात्मक दिशा में उसका वेग बढ़ रहा है। कहां तक बढ़ रहा है, ये देखिए 8 सेकंड तक उसका वेग बढ़ा है। अगर ऐसे बढ़ा होता तो आगे बढ़ा होता, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा होता, लेकिन वो कैसे बढ़ा है बच्चा, वो पीछे की ओर बढ़ा है, नीचे की ओर बढ़ा है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में उसका वेग बढ़ा है। और यहां पे उसका वेग देख सकते हैं आप, 4 मीटर प्रति सेकंड आपको मिलेगा। ठीक है, हालांकि हमको अभी मतलब नहीं है, हमको बस यही मतलब है कि कब क्या हो रहा है ये आपको बताना है। तो 8वें सेकंड तक वस्तु देखो, पहले 0 से लेकर 4 तक वस्तु का वेग कम हुआ, चौथे सेकंड में उसका वेग 0 हो गया, 4 से लेकर 8 तक बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका वेग बढ़ा, और 8वें सेकंड में उसका वेग कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। अब देखिए ये 8 से लेके कहां तक, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 तक, ये वाला देखिए रुका नहीं है, एक समान वेग से पीछे जा रहा है। 8 से लेके 12 सेकंड तक वो एक समान वेग से पीछे ही जा रहा है, वेग ऋणात्मक है, वेग ऋणात्मक है। ओके, अगर इस लाइन से नीचे है यानी वेग क्या होगा बच्चा, वेग ऋणात्मक होगा। जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही बारीकी से पढ़ना है इसको। ये 8 सेकंड, ये 12 सेकंड, 0 से 4 तक उसका वेग आगे बढ़ा, 4 से लेके 8 तक, सॉरी 0 से 4 तक उसका वेग आगे की तरफ घटा, चौथे सेकंड पे उसका वेग 0 हो गया, 4 से लेके 8 तक उसका वेग पीछे की तरफ बढ़ा, नेगेटिव वेग बढ़ा, ऋणात्मक वेग बढ़ा, 8वें सेकंड पे -4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और 8 से लेके 12 तक उसका वेग नियत बना रहा, लेकिन ऋणात्मक पीछे की ओर ही जा रहा है एक समान वेग से, पीछे की ओर ही जा रहा है एक समान वेग से। उसके बाद जब 12वें सेकंड के आगे की बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा, जब 12वें सेकंड से आगे की बात करते हैं तो देखो ये क्या हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि वेग घट रहा है, वेग घट नहीं रहा, वेग का ऋणात्मक मान घट रहा है, यानी कि जब वो पीछे जा रही थी यहां तक, उसके बाद देखो वेग का ऋणात्मक मान घट रहा है, मतलब पीछे की ओर उसका मान घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। समझो आप बात को, आपको लग रहा है ये ऊपर जा रहा है तो वेग घट रहा है, ना 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 ना, वेग घट नहीं रहा है, समझो, सॉरी, आपको लग रहा होगा वेग बढ़ रहा है, लेकिन वेग बढ़ नहीं रहा है, वेग घट रहा है। क्यों, यहां पर उसका वेग कितना है, यहां पर उसका वेग -4 मीटर प्रति सेकंड है, यहां पर उसका वेग कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहां पे उसका वेग -3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यहां पे उसका वेग -2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे उसका वेग -1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पे उसका वेग कितना हो गया, 16वें सेकंड पे उसका वेग 0 हो गया। यानी कि जब वो पीछे की ओर जा रही थी, वस्तु पीछे की ओर जब जा रही थी एक समान वेग के बाद, अब वो गाड़ी फिर स्लो हो रही है, -4 से -3, -2, -1, और ये 16वें सेकंड पे आते आते वो 0 हो गई है ना। देखो बहुत
बहुत बारीकी से आपको चीज़ों को समझना है और समझना ही है। समझना ही मात्र एक रास्ता है बच्चा, याद करना कोई रास्ता नहीं होता। याद करना इज नॉट अ वे, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है बच्चा। अब देखिए ये 16 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक आपका जो वस्तु है क्या है, विरामावस्था में है। 16 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक आपका जो वस्तु है क्या है, विरामावस्था में है। और 20 से लेके 24 तक देखिएगा, 20 से लेके 24 सेकंड तक उसका वेग बढ़ रहा है, एक समान रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि ये स्लोप क्या है, ये ढाल कांस्टेंट है। यानी यहां से लेके यहां तक 20 से लेके 24 तक का जो गति है वो एक समान त्वरित गति है। उसके बाद 24 से लेके 30 सेकंड की बात करें तो आप पिंड का वेग नियर बना हुआ है, यानी यहाँ त्वरण क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। तो अब देखो जरा, अब इसको समराइज करता हूं। समराइज मतलब सारांश बताता हूं आपको। 0 से लेके 4 सेकंड तक जो पिंड है वो आगे की, जहां तो आगे की दिशा में रहा है, लेकिन उसका वेग कम हो रहा है। चौथे सेकंड पे उसका वेग शून्य हो गया है। 4 से, अच्छा ये 4 है, 4 से लेके 8 सेकंड तक उसका वेग बढ़ रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, यानी ऋणात्मक वेग बढ़ रहा है। और 8वें सेकंड पे उसका वेग कितना हो जाता है, -4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 8 से लेके 12 सेकंड तक, 8 से लेके 12 सेकंड तक वो पीछे ही जा रहा है, लेकिन एक समान वेग से जा रहा है। अच्छा, 12 से लेके 16 सेकंड तक वो जा पीछे ही रहा है, क्योंकि वेग अभी भी ऋणात्मक है, वो जा पीछे ही रहा है, लेकिन उसका ऋणात्मक मान कम हो रहा है। उसका ऋणात्मक मान कम हो रहा है। देखिए ये ऊपर जा रहा है, मतलब ऋणात्मक मान कम हो रहा है, और ऋणात्मक मान कम होने का मतलब है कि भाई बढ़ ही रहा है, आगे की दिशा में बढ़ रहा है, पीछे के डायरेक्शन में कम हो रहा है। तो 12 से लेकर 16 तक पीछे की दिशा में उसका वेग कम होते जाता है, और 16वें सेकंड पे वो वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। 16 से लेकर 20 तक वो विरामावस्था में बनी रहती है। उसके बाद 20 से लेकर 24 तक, 20 से लेकर 24 तक वो आगे की डायरेक्शन में त्वरित होती है। तो 20 से लेकर 24 तक उसका वेग धनात्मक है और बढ़ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आगे की दिशा में बढ़ रहा है। 24 से लेकर 30 तक क्या है बच्चा, 24 से लेकर 30 तक वो एक समान वेग से आगे बढ़ रहा है। तो जहां भी देखिए, जहां भी ग्राफ इस टाइम एक्सिस से नीचे है, यानी वो ऋणात्मक वेग को दिखा रहा है, ऊपर है यानी कि धनात्मक वेग को दिखा रहा है। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमने बोली हैं इस वेग समय ग्राफ को देखकर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से पुनः अवलोकन करिए, और मैंने जो चीजें बोली हैं उसको फिर से रिवाइज करिए, तब आपको चीजें और क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपको क्या करना है बच्चा, आपने पहले सवाल का जवाब दे दिया है कि आप ग्राफ देखकर वस्तु की गति के बारे में क्या क्या कह सकते थे, आपने कह डाला, आपने बहुत हिम्मत जुटाई, आपने कह डाला। और अब आपको क्या करना है, वीटी ग्राफ से क्या बनाना है आपको, वीटी ग्राफ से आपको एटी ग्राफ बनाना है। वीटी ग्राफ से आपको एटी ग्राफ बनाना है बच्चा। चलो बनाते हैं, कोई मुश्किल नहीं, चलो बना लेते हैं। ओके, तो जो जो समय है उसको थोड़ा नोट करते हैं। ये 0 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, 4 के बाद ये जो है 8 सेकंड है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 12 सेकंड है, ये 16 सेकंड है, 16 के बाद ये 20 सेकंड है, 20 से लेकर ये 24 सेकंड है, 24 से 30 सेकंड है। ठीक है, तो अब देखिए 0 से 8 सेकंड तक पूरे समय को देखिए, 0 से 8 सेकंड तक ये जो वीटी ग्राफ है वो नीचे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि वेग कम हो रहा है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि उसका त्वरण नियत है। तो 0 से लेके 8 सेकंड तक उसका त्वरण क्या है बच्चा, उसका त्वरण ऋणात्मक है। ध्यान दीजिए, उसका त्वरण क्या है, उसका त्वरण ऋणात्मक है। देखिए 0 से लेके 8 सेकंड तक उसका त्वरण देखिए क्या है, ऋणात्मक है, यानी 0 से लेके 8 सेकंड तक उसमें मंदन हो रहा है, मंदन हो रहा है। देखिए 8 सेकंड तक उसका त्वरण कितना है, माइनस, अच्छा आप त्वरण निकाल सकते हैं ना, अगर आप इसका स्लोप निकाल लेंगे तो आपको त्वरण मिल जाएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चा, स्लोप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, स्लोप निकाल लो, ये ले लो,
ये ले लो और ये ले लो, इसका स्लोप निकाल लो। मान लो ये थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही तो स्लोप है। और VT का अगर स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, VT ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको त्वरण मिलेगा। तो A इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ लिखता हूं मैं, A इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा कितना, लंब कितना है 4/4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4/4 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो कोई दिक्कत यहां पर। और क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना, नीचे की ओर जा रहा है, तो ये जो 0 सेकंड है और ये जो 8 सेकंड है, यहां से लेके यहां तक पूरा क्या हुआ बच्चा, नेगेटिव एक्सीलरेशन है, नेगेटिव स्लोप है, मंदन हो रहा है। तो ये आपने दिखा दिया किसको, नेगेटिव एक्सीलरेशन को। ठीक है, और अब देखिए ये जो समय है 8 सेकेंड और ये जो समय है 12 सेकेंड, 8 से 12 सेकेंड के बीच में पिंड यानी कि वस्तु क्या है, एक समान वेग से पीछे बढ़ रही थी, पीछे जा रही थी ना, नेगेटिव वेग है, लेकिन है एक समान। और जहां पर भी एक समान वेग होगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी त्वरण क्या होगा बच्चा, त्वरण 0 होगा, त्वरण 0 हो जाएगा। 8 से 12 के बीच में त्वरण 0 है। और अब देखिए 12 से 16 के लिए देखिएगा बच्चा, 12 से 16 के लिए आप इसका स्लोप निकाल लो। 12 से 16 के लिए इसका स्लोप निकालोगे तो कितना आएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। यानी कि 12 से 16 के बीच में इसका त्वरण कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। प्लस देखो वेग ऋणात्मक है, लेकिन वेग क्या हो रहा है, पीछे की दिशा में घट रहा है, यानी कि आगे की दिशा में बढ़ रहा है। यानी कि त्वरण क्या बच्चा, त्वरण स्लोप को समझो ना, स्लोप ऐसे है, स्लोप है कांस्टेंट, लेकिन ये पॉजिटिव स्लोप है, धनात्मक ढाल है, धनात्मक प्रबलता है, यानी कि त्वरण क्या होगा, त्वरण पॉजिटिव होगा। तो 12 से 16 के बीच में त्वरण कैसा है, +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। निकाल सकते हैं आप, किसी भी क्षण पे ये स्लोप निकालो ना आप, ये थीटा है, निकाल सकते हैं आप। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए भाई, 12 से 16 के लिए क्या है, त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ये 16 से लेकर 20 तक पिंड विरामावस्था में है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और अब देखिए 20 से लेके 24 तक वेग जो है बढ़ रहा है, इसका स्लोप निकाल लीजिए, आपको त्वरण मिल जाएगा। कितना है स्लोप, निकाल सकते हो आप, आराम से निकाल सकते हो स्लोप। ये थीटा मान लीजिए, A इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू ये कितना है, यहां से लेके यहां तक वेग कितना हो गया है, 4 ही हो गया है, 4/4, यानी कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद जब हम बात करेंगे 24 से लेके 30 तक, तो 24 से लेके 30 तक पिंड जो है एक समान त्वरण से एक समान वेग से आगे बढ़ रहा है। यानी कि 24 से लेके 30 तक, 24 से लेके 30 तक क्या होगा, कोई भी त्वरण नहीं होगा, त्वरण 0 होगा। तो बहुत आसान है। 0 से लेके 8 तक मंदन हो रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है -1। 8 से लेके 12 तक एक समान वेग है, पीछे की ओर एक समान वेग है, तो त्वरण 0 होगा। यहां पर त्वरण क्या होगा, 8 से लेके 12 तक त्वरण 0 होगा। 12 से लेके 16 तक, 12 से 16 देखिए, ये है 12, ये है 16। वेग जो है पीछे की दिशा में घटा था, लेकिन है ये आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, और आगे की दिशा में बढ़ रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एक यहाँ 16 से लेके 20 तक पिंड जो है विरामावस्था में है, 20 से लेके 24 तक वेग बढ़ रहा है, त्वरण धनात्मक होगा। और उसके बाद एक समान वेग है, तो त्वरण 0 होगा। तो VT से AT आप ऐसे बनाएंगे, बड़े काम की चीज है। और चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको VT ग्राफ से XT ग्राफ बनाना है। VT ग्राफ से XT ग्राफ बनाना है। वेग समय ग्राफ से आपको स्थिति समय ग्राफ बनाना है, बहुत आसान है। आप निकालते जाइए ना, आप स्थिति निकालते जाइए। कैसे निकालेंगे स्थिति, आपको पता है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का एरिया निकाल लोगे। वेग समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, यही है ना वेग समय ग्राफ, और ये समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकाल लोगे,
तो आपको उस समय अंतराल का दूरी मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। देखो, अगर आप साइन लोगे तो विस्थापन मिलेगा, साइन नहीं लोगे तो दूरी मिलेगा। साइन मतलब चिन्ह, प्लस माइनस लेके चलोगे तो विस्थापन मिलेगा, प्लस माइनस नहीं लोगे तो दूरी मिलेगा। तो हम लोगों को मालूम है कि अगर आप वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का एरिया निकाल लेते हो तो आपको उस समय अंतराल में चली गई दूरी मिल जाएगी। तो हम लोग यही काम करने वाले हैं। पहले हम लोग हर समय अंतराल की दूरी निकाल लेंगे। ओके, तो ये देखिए यहाँ से ये कितना है, ये 0 से 4 है, ये 0 सेकेंड से 4 सेकेंड है, और ये वेग कितना था यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आपको दूरी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 है, हाइट कितना है 4 है, 4 चौक 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 8 मीटर। यानी 0 से 4 सेकेंड के बीच में जो आपकी वस्तु है आगे की ओर 8 मीटर गई है। क्योंकि यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके 4 तक जो वेग है धनात्मक है, यानी वस्तु आगे बढ़ रही है, आपको क्या मिलेगा, विस्थापन या दूरी धनात्मक मिलेगी। तो 0 से लेके 4 तक का दूरी कितना है, 8 मीटर है। ओके, और आप देखिए 4 से लेके अगर 8 सेकेंड की बात करें, 4 से 8 सेकेंड की बात करें तो यहां पर आपको वेग ऋणात्मक हो जाता है, तो उतनी ही दूरी मिलेगी आपको ऋणात्मक डायरेक्शन में। यानी कि अगर वस्तु 0 से 4 सेकेंड में 8 मीटर आगे गई थी तो 4 से 8 सेकेंड में वो 8 मीटर पीछे आ जाएगी। यानी आपका विस्थापन 8वें सेकेंड पे क्या हो जाएगा, 8वें सेकेंड पे आपका विस्थापन 0 हो जाएगा। तो पहले इसको बना लेते हैं, पहले इस वाले कंडीशन को हम लोग बना लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है, या ध्यान से देखिएगा। 0 से लेकर 4 तक कैसी गति है, एक समान मंदन हुआ है, तो उसके लिए आपको ग्राफ पता है ना, ऐसे बनेगा एक समान मंदन के लिए। और चौथे सेकंड पे अधिकतम दूरी पर है, ये अधिकतम दूरी हो गया। उसके बाद दूरी घटनी चालू हो गई है, 4 से लेके 8वें पर आपका दूरी, विस्थापन बोलना ज़्यादा सही है क्योंकि आपको पता है दूरी तो कम नहीं हो सकती है। तो 0 से लेके 4 सेकंड तक विस्थापन बढ़ा है, 4 सेकंड पे विस्थापन प्लस 8 मीटर है। उसके बाद 4 से लेके 8 सेकंड के बीच में विस्थापन कम हुआ है, और 8वें सेकंड पे पिंड जहां से चला था वापस वहीं आ गया है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि एक समान मंदन के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, और ये भी क्या है, एक समान मंदन ही है। लेकिन याद रखना है कि ये जो है ये पॉजिटिव वेग के लिए है और ये जो है नेगेटिव वेग के लिए है। तो 0 से 4 में हो तो मंदन रहा है लेकिन वेग पॉजिटिव ही है, और 4 से 8 में हो तो मंदन रहा है, वस्तु जो है उसका वेग घट रहा है, लेकिन वेग कैसा है, वेग ऋणात्मक है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना होता है आपको। और आप चलिए चलते हैं 8 सेकंड से आगे। ये रहा 8 और ये रहा 16। 8 सेकंड से 16 सेकंड के बीच में पिंड जो है विरामावस्था में नहीं है, पिंड एक समान वेग से पीछे जा रही है। देखो 0 से चौथे सेकंड तक वो यहां तक गया, 4 से 8 में वापस वहीं आ गया, और अब 8 से 12 जो सेकंड है उसमें वो पीछे ही जा रही है एक समान वेग से। ये दूरी निकाल लीजिए आप, ये विस्थापन निकाल लो, कितना आएगा, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा आपको। ये एरिया निकाल लीजिए आप, ये एरिया निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे ये एरिया आप, ये तो 4 सेकंड है और ये कितना है, ये भी 4 सेकंड है, ये 4 मीटर पर सेकंड है। तो ये 4 सेकंड और ये 4 मीटर पर सेकंड, 4 चौक 16, लेकिन नेगेटिव। और नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि वो अपने प्रारंभिक अवस्था से कितना पीछे आ गई है, प्रारंभिक अवस्था से, प्रारंभिक स्थिति से -16 मीटर, यानी 16 मीटर पीछे। पहले यहां से चली, आगे गई 8 मीटर, अगले 4 सेकंड में फिर वापस आ गई वहीं पर, फिर अगले 4 सेकंड में कितना पीछे, -16 मीटर पीछे। ये यहां तक की कहानी है, ये 12 सेकंड के तक की कहानी है। उसके बाद 12 से 16 के बीच में क्या होता है, देखो 12 सेकंड या 16 सेकंड के बीच में क्या होगा, अब जो है पीछे की ओर ही है, पिंड अभी भी पीछे की ओर ही जा रहा है क्योंकि वेग ऋणात्मक है, लेकिन वेग कम हो रहा है, वेग कम हो रहा है। तो ये भी दूरी निकाल लीजिए आप,
और ये दूरी निकालने के लिए आपको ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब आप निकालते जाइए, ये क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। ये कितना है, ये 4 है, ये भी कितना है 4 है, 1/2 करेंगे -8 आ जाएगा। यहाँ से ये -8 और गया है, -16 -8, ठीक है, -8 मीटर। प्रारंभिक अवस्था में नहीं आया है। देखो 12 से लेकर 16 तक वेग अभी भी नेगेटिव है, मतलब वो पीछे ही जा रहा है, हालांकि उसका वेग कम हो रहा है पीछे की दिशा में। और यहाँ पे जाके 16वें सेकंड पे जाके उसका वेग 0 हुआ है, न कि विस्थापन। तो 16वें सेकंड के अंत में वो कहाँ पर है, आप देखोगे तो अपने प्रारंभिक अवस्था से -24 मीटर है, यानी कि अपने प्रारंभिक अवस्था से 24 मीटर पीछे। ये हम बनाएंगे, यहाँ पर हम ग्राफ में बनाएंगे, ओके। उसके बाद देखिए 16 से 20 तक वो विराम में है, 16 से 20 तक यानी कि वो यहीं पर आराम करेगा। अपने प्रारंभिक अवस्था से 24 मीटर पीछे वो आराम कर रहा है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा है, हालांकि पता नहीं है कौन सी वस्तु है, सवाल में लिखा हुआ है कौन सी वस्तु है नहीं मालूम, तो हमको जानने की जरूरत भी नहीं है। तो अगले 4 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, वेग धनात्मक है यानी कि वो आगे की ओर आएगा। अगले 4 सेकंड में कितना, अगले 4 सेकंड में ये वाला क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आपको कितना मिलेगा 8 मीटर मिलेगा, यानी कि आगे की ओर 8 मीटर आ गया, आगे की ओर 8 मीटर आ गया। अभी भी वो प्रारंभिक अवस्था से -16 मीटर है, पीछे है 16 मीटर। उसके बाद इस 24 से इस 30 यानी इससे 6 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 6 × 4 यानी कि 24 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से वो आगे जाएगा 24 मीटर। तो पहले किसको कवर करेगा, ये जो 16 मीटर है उसको कवर करेगा। 16 मीटर किया तो यहाँ आ गया, और फिर 8 मीटर किया आगे, यानी कि 30 सेकंड के लास्ट में वो कहाँ पर है, 30 सेकंड के लास्ट में अपनी प्रारंभिक स्थिति से केवल और केवल 8 मीटर आगे है। और अब इन सभी दूरियों को समय के साथ दिखा देना है। चलिए देखते हैं कैसे दिखाना है, चलिए देखते हैं। ओके, तो 0 से 4 की कहानी देखो क्या है। 0 से 4 की कहानी ये है कि वो आगे गया है कितना मीटर, 8 मीटर। लेकिन कैसा है ये गति, ये गति एक समान मंडित गति है, तो ऐसा बनाएंगे। उसके बाद 4 से लेके 8 सेकंड के बीच में उसका वेग ऋणात्मक है, यानी कि वो पीछे आता है। और 8 सेकंड पर वो कहाँ पर है, वहीं पर है जहाँ से वो स्टार्ट किया था। वेग ऋणात्मक है, इसलिए ऐसा बनेगा। इसके लिए आपको गति के ग्राफों की जानकारी होनी जरूरी है। उसके बाद देखिए 8 सेकंड से लेके 12 सेकंड तक ये कितना दूरी तय किया है, -16 मीटर। अपने प्रारंभिक अवस्था से कितना, -16 मीटर। देखिए यहाँ पर ये हो गया 11, ये 8 है ना, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो 12वें सेकंड में कहाँ है, -16 मीटर है। अपनी प्रारंभिक अवस्था से इतना पीछे, तो यहाँ पे आ गया। और ये सीधी लाइन क्यों बनेगी, क्योंकि एक समान गति है, और एक समान गति है तो स्थिति समय ग्राफ कैसा होता है, एक सीधी रेखा होती है। देखिए सीधी रेखा बना है, क्योंकि वेग ऋणात्मक है इसलिए नीचे बना है, ओके। और अब देखिए 8 से 12 की कहानी हो गई। 12 से 16 के लिए देखिए, 12 से 16 के लिए क्या हो रहा था, 12 से 16 के लिए वो जा तो पीछे ही रहा है, जा तो पीछे ही रहा है, हालांकि पीछे की दिशा में उसका वेग कम हो रहा है। तो 16वें सेकंड के लास्ट में वो -24 मीटर है, अपनी प्रारंभिक अवस्था से 24 मीटर पीछे है वो, इसका मतलब यही है। और उसके बाद ये 16 से 20 के लिए क्या है, विराम में है, यानी कि 16 से 20 में वो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पीछे का पीछे ही है। देख लीजिए ये -24 के -24 मीटर की स्थिति पे ही बना हुआ है 16 से 20 के लिए। और 20 से लेकर 24 तक, 20 से लेकर 24 तक अब वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो पीछे -24 मीटर है। तो उस कितना, इस 20 से 24 में कितना आगे आया है, वो 8 मीटर आगे आया है, यानी कि अभी भी वो कितना पीछे है, प्रारंभिक से -16 मीटर पीछे है, प्रारंभिक से -16 मीटर पीछे है। उसके बाद 24 से लेकर 30 तक वो 24 मीटर आगे जाता है। तो पहले 24 मीटर आगे जाएगा, तो पहले जो ये -16 मीटर है उसको कवर करेगा, और जब ये -16 मीटर को कवर किया तो अपने वही स्थान पे आ गया जहां से स्टार्ट किया था। और आगे वो कितना जाएगा, वो आगे 8 मीटर ही जाएगा। यहां से लेके यहां तक ये सीधी रेखा क्यों बनी है, क्योंकि वस्तु एक समान वेग से आगे बढ़ रही है। तो अगर आपको गति के ग्राफों की जानकारी है, तब आप xt को vt को
XT को VT में, VT को XT में, और VT से AT, AT से VT सब प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आपको बताया गया है कि आपको गड्डी के ग्राफों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। अगर आप इन सवालों को समझ गए हैं, अगर यहाँ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं और क्या क्या सवाल है हमारे पास। सीधी सड़क पर चलती एक कार की चाल का समय के साथ ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। 8 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी तथा कार का त्वरण निकाले। देखिए, हम गड्डी के ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहां जो भी करेंगे गड्डी के ग्राफ से ही करेंगे, ग्राफीय विधि से ही करेंगे हम लोग। बाकी आप फॉर्मूले लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जो भी सवाल यहाँ पे हल करने हैं वो ग्राफ से करने हैं। चलो देखते हैं क्या है। अब पूरा का पूरा नजर आपको कहाँ पे होना चाहिए? ग्राफ पे होना चाहिए। 0 सेकंड पे उसका चाल 0 ही है, ओके। और 8वें सेकंड पे उसका चाल कितना है देख लीजिए। 8वें सेकंड पे उसका चाल है 20 मीटर पर सेकंड। तो टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पे उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकंड है, ग्राफ से दिख रहा है। टाइम t इक्वल टू 8 सेकंड पर उसका वेग कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है। और अब आप चाहें तो फॉर्मूले लगा सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूलों से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपने ग्राफीय मेथड से, जो हमारा ग्राफिकल मेथड है। देखिए, आपको क्या निकालना है? पहले निकालना है चली गई दूरी। दूरी कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि अगर आप वेग समय ग्राफ, यही आपका चाल समय ग्राफ है, ठीक है, वेग समय ग्राफ है, चाल समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकाल लें। अगर आप ये एरिया निकाल लें तो आपको क्या मिल जाएगा? अगर आप ये एरिया निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगी चली हुई दूरी। चलो निकाल लेते हैं। दूरी इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूं VT ग्राफ, एरिया पे, अच्छा इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, हिंदी में लिख देते हैं। VT ग्राफ और समय अक्ष, VT ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। बस कैसे निकालेंगे ये क्षेत्रफल? दिख रहा है ये क्या है? ये एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, एक संपूर्ण त्रिभुज है। क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 0 से 8, यानी कि हो जाएगा 8 इंटू ये लंब कितना हो गया? 20, ऊंचाई 20 हो गई, 2 एक कम, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 80 मीटर। ये है दूरी। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो ही नहीं सकता। तो आपने निकाल ली है दूरी। ओके, आप चाहो तो फॉर्मूले से भी जा सकते हो। आप S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हो, ये सब कर सकते हैं। V इज इक्वल टू U प्लस AT लगा सकते हो। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS लगा सकते हैं। ये सब फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, लेकिन बात ग्राफ से हो रही है तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, और बहुत आसानी से हल हो जाता है। आपको केवल क्या करना था? जो चाल समय ग्राफ है और जो समय अक्ष है उसके बीच का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आपको दूरी मिल गई। और अगर मैं इसी का स्लोप निकाल लूँ, इसी का ढाल निकाल लूँ, इसी का स्लोप, इसी की प्रवणता निकाल लूँ, इसी का ग्रेडियंट निकाल लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। तो लिख लेते हैं त्वरण क्या होता है। त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ की प्रवणता यानी कि ढाल, यानी कि स्लोप, जो समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। वेग समय ग्राफ की प्रवणता कैसे निकालेंगे आप? चलो यहीं से निकाल लेते हैं। ये मान लो थीटा है, तो ये जो है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। A इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है? 20, आधार कितना है? 8। सॉल्व कर लीजिए।
ए इक्वल टू 8 दूनी 16 आ जाएगा, फिर 8 पंच 40 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपको ज्ञान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ज्ञान नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समझ तो वैसे ही नहीं आने वाला। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखिए, समय t इक्वल टू 0 पर एक कूड़ा गाड़ी जो आजकल आती है सुबह सुबह कचरा उठाने, सीधी सड़क पर चलना प्रारंभ करती है। ओके, इसका त्वरण चित्र में दिखाया गया है। तो ये आपको दिया गया है AT ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? ये है AT ग्राफ। समय के साथ यानी कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन में क्या चेंज हो रहा है ये आपको दिखाया गया है। तो आपको करना क्या है, आपको गाड़ी द्वारा 30 सेकंड में चली गई दूरी निकालना है और गाड़ी के स्थान एवं समय के बीच ग्राफ खींचना है, यानी कि आपको XT ग्राफ खींचना है, स्थिति समय ग्राफ बनाना है। चलो ठीक है, बहुत आसानी से बनेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर आप चाहें तो गड्डी के समीकरण लगा सकते हैं, उससे हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उससे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं गड्डी के ग्राफ की। तो हम लोग जो भी सवाल हल करेंगे वो गड्डी के ग्राफ से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। आपको पता है कि सबसे काम का जो ग्राफ है वो है VT ग्राफ, क्योंकि VT ग्राफ से आप वेग भी निकाल सकते हैं, VT ग्राफ से आप दूरी भी निकाल सकते हैं, और VT ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण भी मिल जाता है। तो पहले हम ये करेंगे कि जो ग्राफ हमको AT दिया है उसको हम VT में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम AT को VT में बदलेंगे। देखो ये कमाल हम लोग कैसे करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अक्ष। तो ध्यान दीजिएगा, ये बना लिया एक लाइन, ठीक है, वाइट रहने दो। इसके बाद एक ऐसा समय अक्ष बना लेते हैं, समय अक्ष बना लेते हैं ऐसे इधर की ओर। ये बन गया समय अक्ष, ब्लू कलर का है। और अब देखो जो टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल को नोट करो। 0 से लेके कहाँ तक? 0 से लेके 10 सेकंड तक। ये रहा 0 से 10 सेकंड। 10 से 20, 10 से 20 ये रहा, 10 से 20, 20 से 30, तो 20 से 30 ये रहा। ये समय अक्ष है, याद रखिए। ये टाइम एक्सिस है, ये टाइम इधर लेना है आपको, और यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी लेना है यानी v लेना है। तो हम लोग बना रहे हैं VT। AT दिया है, AT दिया है, हम लोग इस AT से क्या बनाएंगे, VT बनाएंगे, बहुत आसानी से बना लेंगे। 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में जो आपका वस्तु है उसका गाड़ी है, वो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है, उसका त्वरण कितना है? एक समान त्वरण है 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर है ना, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर है। ये मीटर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है, फीट में दिया हुआ है, 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर क्योंकि वो चलना प्रारंभ कर रही है, देखिए यहाँ पे सवाल में लिखा है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर एक कूड़ा गाड़ी सीधी सड़क पर चलना प्रारंभ करती है, यानी कि वो आरंभ हो रहा है उसके गति का। तो 0 से स्टार्ट होगा और 0 से लेकर 10 सेकंड तक, 0 से लेकर 10 सेकंड तक, क्योंकि उसका त्वरण है 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि उसका वेग बढ़ रहा है। ये एक समान त्वरित गति है। 0 से लेकर 10 सेकंड तक उसकी गति कैसी है? 0 से लेकर 10 सेकंड तक उसकी गति एक समान त्वरित गति है। तो ये 10वें सेकंड पे इसका जो भी वेग होगा हम देखेंगे क्या होगा। उसके बाद 10 से लेकर 20 तक त्वरण 0 है। इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु विरामावस्था में है, वस्तु उसी वेग से, एक समान वेग से चल रही है आगे 0 से लेकर 20 तक, 0 से लेकर 20 तक। तो 0 से लेकर 10 सेकंड तक उसका वेग बढ़ा है एक समान दर से, त्वरण नियत था। 10 से लेकर 20 तक उसका त्वरण 0 है, यानी कि वो एक समान वेग से आगे बढ़ रही थी। अब देखिए 20 से लेकर 30 तक उसका त्वरण नेगेटिव है, यानी कि वो रिटार्ड हो रहा है, उसमें मंदन हो रहा है। तो मंदन होके यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, AT से VT कुछ ऐसा मिलेगा। और अब आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हैं, जो निकालना आप निकाल सकते हो। ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। तो आपको निकालना क्या क्या चीजें हैं देख लो। आपको निकालना है 30 सेकंड में चली गई दूरी, और ये इस तरह स्थान समय ग्राफ हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले दूरी निकाल लेते हैं। दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूरी निकालने के लिए जो आपका वेग समय
ग्राफ है, ये देखिए, ये वेग समय ग्राफ बना है, ये वेग समय ग्राफ है और ये समय अक्ष है। इसके बीच का एरिया निकाल लो। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का एरिया निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा दूरी। तो मैं यहां लिखता हूं, दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। दूरी इज इक्वल टू वीटी ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है तो बड़ी बात नहीं है। ये एक त्रिभुज हो जाएगा, ये देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक आयत हो जाएगा और ये एक त्रिभुज हो जाएगा। तो आपको इसका आधार मालूम है 10, 0 से 10 यानी 10, 10 से 20 यानी ये भी 10, 20 से 30 यानी ये भी 10। तो आधार तो मालूम है, नहीं मालूम है तो ऊंचाई, नहीं मालूम है तो ऊंचाई। अब ऊंचाई आप कैसे निकालेंगे, आपको ये वाला वेग चाहिए यार, ये वेग निकालिए आप गड्डी का पहला समीकरण लगा सकते हो। गड्डी का पहला समीकरण अगर मैं लगा दूं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। प्रारंभिक वेग तो 0 है, प्लस कितना है, त्वरण है 5, समय कितना है 10, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 50 फीट हो जाएगा। याद रखिएगा फीट में दिया हुआ है, फीट पर सेकेंड, तो ये कितना है, ये 50 फीट पर सेकेंड है। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है किसको दिखा रहा है, 50 फीट पर सेकेंड को दिखा रहा है। और अब आप निकाल लीजिए एरिया। तो पहले इसका एरिया निकालिए तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू 50 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 10 प्लस 1/2 50 इंटू 10। हल कर लो। जब आप इसको हल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1000 फीट। आंसर आएगा फीट में ना, क्योंकि फीट में दिया हुआ है। तो ये है कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको वेग समय ग्राफ से आप आराम से स्थिति समय ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये था आपका 80 से पहले VT बना लीजिए, 80 से पहले VT बना लीजिए। VT कैसे बना है, VT कुछ ऐसा है कि 0 से लेकर पहले वेग बढ़ेगा, फिर नियत रहेगा, फिर घट के 0 हो जाएगा। 0 से लेकर 10 सेकेंड तक वेग बढ़ रहा है, 10 से लेकर 20 तक वेग नियत है, और 20 से 30 तक फिर वेग घट के 0 हो जाता है। क्लियर? ओके, डन। तो ये है V और ये है T, VT बना लिया। और अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है XT, आपको बनाना है XT। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है XT। पहले आप काम ये करो कि देखो 0 से लेकर यहां तक का दूरी निकाल लो, कितना है, यहां से यहां तक का दूरी कितना आएगा। तो ये एरिया निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 50 आएगा ना। तो ये आ जाएगा 250 फीट। ये 250 फीट है ना। ओके, तो 0 से 10 में कितना आगे गया है, 2.5 फीट आगे गया है, सॉरी 250 फीट आगे गया है। 10 से 20 का निकाल लीजिए, कितना आएगा। 10 से 20 निकालने के लिए 50 को आपको 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 500 फीट। 500 फीट और आगे गया है। और यहां से आप यहां निकाल लीजिए 20 से 30, तो ये भी आपको मिलेगा 1/2 इंटू 50 इंटू 10 यानी कि 250 फीट। 0 से 10 में वो 250 फीट आगे गया है, 10 से 20 में वो 500 फीट आगे गया है, और 20 से 30 में वो 250 फीट और आगे गया है। तो अब इन स्थितियों के सहारे आप बना लेंगे XT ग्राफ बना लेंगे। तो पहले देखते हैं 0। तो ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। चलिए ठीक है। 0 से 10 में कितना आगे गया है, 250 फीट। 250 फीट इधर कहीं दिखा देते हैं, 250 फीट है, 250 फीट। और 250 फीट के बाद 500 फीट और आगे, यानी टोटल कितना, टोटल 750 फीट। ये और ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाने वाला है। तो ये 250 फीट है, इसको हम मान लेते हैं 750 फीट है, 750 है,
और टोटल कितना है प्लस 250 और करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो ये 1000 आ गया, 1000 फीट। ठीक है, लेकिन अभी एक कमाल होगा, देखना अभी एक कमाल होगा। ये हो गया, ये भी हो गया। 10 सेकंड पे उसका स्थिति है 250 फीट, 20 सेकंड पे उसकी स्थिति है 750 फीट, और 30 सेकंड पे उसकी स्थिति है 1000 फीट। लेकिन बात तो ये है ना बच्चा कि 0 से 10 में उसकी स्थिति कैसी है, उसका वेग कैसा है, उसका वेग बढ़ रहा है, यानी एक समान त्वरित गति है। और एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए स्थिति समय ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, याद है आपको? एकदम सीधा लाइन नहीं खींच देना आप, सीधा लाइन खींचोगे तो गलत हो जाएगा। अगर सीधा लाइन खींचा मतलब किसको दिखा रहा है, वो एक समान वेग को दिखा रहा है, यानी वेग नियत होना चाहिए, जो कि नहीं है। 0 से 10 सेकंड के बीच में उसका त्वरण कांस्टेंट है, वेग बढ़ रहा है, उसके लिए ये एक समान त्वरित गति के लिए स्थिति समय ग्राफ ऐसा बनता है। ओके, उसके बाद एक समान वेग है, 10 से 20 के बीच में उसका वेग कैसा है, 10 से 20 के बीच में उसका वेग एक समान, तो ऐसा बनेगा। और उसके बाद 20 से 30 में कैसा है, 20 से 30 में उसका गति है एक समान मंदिर गति, वेग घट रहा है, तो आप इसको ऐसा बनाएंगे, याद है, ऐसे बनाएंगे आप। इसका तो नेगेटिव होना चाहिए, ये रहा नेगेटिव। तो सारी बातों का ख्याल रखना है, तब आपको आगे बढ़ना है, ये रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और ये देखिए चित्र में एक्स अक्ष पर चलते हुए एक कर्ण, ये तो आप बना लोगे आराम से। चित्र में एक्स अक्ष पर चलते हुए कर्ण का वेग समय ग्राफ दिखाया गया है। कर्ण का त्वरण निकालना है, टाइम t0 से 10 सेकंड के बीच चली गई दूरी निकालनी है, और t0 से t सेकंड के अंतराल में विस्थापन निकालना है। चलो देखते हैं क्या करना है, ग्राफीय मेथड से ही करेंगे यार, ज़्यादा अपन को टेंशन लेना नहीं है। तो 0 सेकंड पे भी उसका वेग कितना है, t0 पे भी उसका प्रारंभिक वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड, विरामावस्था में नहीं है, 2 मीटर प्रति सेकंड है। और 10 सेकंड पे उसका वेग कितना हो जाता है, 10 सेकंड पे उसका वेग हो जाता है t इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड पे उसका वेग कितना हो गया है, v ले लेते हैं इसको, 8 मीटर प्रति सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास 2-3 रास्ते हैं, आप चाहो तो गति के समीकरण से चले जाओ, लेकिन हम यहाँ पे ग्राफी विधि से बात कर रहे हैं, तो हम ग्राफिकल मेथड ही यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या करना है। पहले निकालना कर्ण का त्वरण, तो आराम से इसका स्लोप निकाल लो ना। अगर वीटी ग्राफ का स्लोप निकाल लोगे तो आपको त्वरण मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू tan थीटा। और कैसे निकालेंगे आप स्लोप, स्लोप निकाल लीजिए, ये कितना है, ये 8 है, लेकिन ये कितना है, ये 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 4 यानी कि 6, 8 - 2 यानी कि 6, डिवाइडेड बाई 0 से 10, 10 - 0 यानी कि 10, कितना आ गया, ये आ गया 0.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप ये करिए, v इक्वल टू u प्लस at करिए। v कितना है बच्चा, v 8 है, u कितना है, u 2 है, प्लस a नहीं मालूम है, टाइम कितना है, टाइम 10 है। यहां से भी सॉल्व कर लो, आपको आंसर वही मिलेगा 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि हम यहां पर गति के ग्राफ से न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल मेथड ही यूज करेंगे। तो पहला हमने निकाल लिया, त्वरण कितना है, त्वरण है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t0 से t 10 सेकंड के बीच चली गई दूरी निकाल लीजिए, दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे आप, दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेग समय ग्राफ है और ये जो समय अक्ष है उसके बीच का क्षेत्रफल निकाल लो, उसके बीच का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, चलो नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A, ये B, ये C और ये D। तो अगर आपको दूरी निकालना है, दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT ग्राफ एंड कौन सा अक्ष है, समय अक्ष, समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, के बीच का क्षेत्रफल निकाल लो, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस ये जो आयत है, आयत, तो आयत न बना के मैं ऐसे बना देता हूं, आयत ADCO का क्षेत्रफल, ADCO का क्षेत्रफल। ओके, चलिए 1/2 बेस कितना है? बेस AD है जो कि 10 है। ओके, इनटू BD कितना हो जाएगा? BD हो जाएगा 8 - 2 यानी कि 6 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, तो ये आ गया 2 एक कम, 2 तिया 6, 10 तिया 30 और 10 दूनी 20, 50 आ जाएगा, 50 मीटर। ओके, तो ये है दूरी 50 मीटर, डिस्टेंस इज 50 मीटर। तो 0 से 10 सेकेंड के बीच का दूरी कितना है? 0 से 10 सेकेंड के बीच का दूरी है 50 मीटर। या देखो, ये तो हम आंसर निकाल चुके हैं, कितना आया है? 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 50 मीटर है। टाइम t0 से टाइम t सेकेंड के अंतराल में विस्थापन निकालें, तो देखो बच्चा, विस्थापन भी उतना ही होगा, ठीक है, विस्थापन भी 50 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, क्योंकि यहां पर देखो बस वस्तु आगे बढ़ रही है, उसका वेग ऋणात्मक हुआ नहीं है, केवल वस्तु आगे ही बढ़ रही है, पीछे तो आया नहीं है वो, तो जितना दूरी है उतना विस्थापन भी है, और तो कुछ नहीं है। चलिए इसको देखते हैं अब। इसके बाद ये आज का हमारा आखिरी सवाल है, इसके बाद आपको एक होमवर्क मिलेगा, वो आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये हमारा आखिरी सवाल, चित्र में एक्स अक्ष पर चलते हुए कण का एक्स निर्देशांक समय के फलन के रूप में दिखाया गया है, ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है? देखो, टाइम t0 से t सेकेंड के अंतराल में औसत वेग निकालना है। टाइम 0 ये रहा, और 10 सेकेंड यानी कि ये रहा यहां तक, ठीक है। तो ये 10 सेकेंड पे उसका वेग कितना है? 10 सेकेंड पे उसका वेग है, वेग नहीं स्थिति है, सॉरी, 10 सेकेंड पे उसका स्थिति कितना है? 100 मीटर है। तो आपको निकालना है औसत वेग। पहला आपको निकालना है औसत वेग। तो चलो भाई, औसत वेग का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है औसत वेग? कुल विस्थापन बटा वेग है ना, चाल नहीं है, चाल होता तो दूरी लेते, वेग है तो विस्थापन लेंगे। कुल विस्थापन बटा कुल समयांतराल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। विस्थापन कितना है कुछ नहीं करना, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। विस्थापन के लिए वही करना होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। समय के लिए 10 - 0 कितना आ गया? 100/10, 10 मीटर पर सेकेंड। ये है एवरेज वेलोसिटी। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये आ जाएगा कुल विस्थापन। समय अंतराल तो आप देख ही रहे हो। चलिए अब आगे चलते हैं। करना क्या है अब आपको? 2, 5, 8, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड और 12 सेकेंड पर कण का वेग निकालना है। किसी क्षण पर निकालना है, यानी कि तात्क्षणिक वेग निकालना है। ओके, किसी भी क्षण पर निकालना है यानी कि तात्क्षणिक वेग निकालना है, और ये ग्राफ से आराम से बनेगा। पहले हम लोग को जो पॉइंट दिया है उसको कुछ नाम ले लेते हैं। इसको O ले लीजिए, इसको P ले लीजिए, इसको Q ले लीजिए, इसको R ले लीजिए और इसको S ले लीजिए। ये ग्राफ जो है O से P, P से Q, Q से R और R से S में अलग अलग टाइप से व्यवहार कर रहा है। 0 से P देखिए क्या है, ये एक समान गति है। P से Q क्या है? ये विरामावस्था है, क्योंकि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। Q से R क्या है? ये भी एक समान गति है। और R से S क्या है? देखिए R से S कैसा होगा? ये घट रहा है विस्थापन। चलो देखते हैं कैसे है, कैसे सॉल्व करना है आपको। आपको कहां कहां पर? 2 पे, 2 के बाद 5, 8, 12 से 2, 5, 8 और 12, 5, 8, 12, अरे 5, 8 और 12, इन समयों पर आपको निकालना है तात्क्षणिक वेग। और तात्क्षणिक वेग आपको पता होगा,
dx/dt निकाल लीजिए। क्या है dx/dt? स्थिति समय ग्राफ से आप वेग कैसे निकालते हैं? स्थिति समय ग्राफ से आप वेग कैसे निकालते हैं? वेग होता है स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता। स्लोप निकाल लो बस। जिस टाइम पर पूछा है उस टाइम पर स्थिति समय ग्राफ का स्लोप निकाल लो, आपको वेग मिल जाएगा। आपको tan थीटा निकालना है जिस टाइम पे पूछा है उस टाइम पर, जिस टाइम पे पूछा है उस टाइम पर। तो पहला पूछा है 2 सेकंड पर, तो ये 2.5 है, तो 2 सेकंड इधर कहीं होगा, इसको हम लोग ए नाम दे देते हैं। 5 पूछा है तो 5 तो यहाँ पे होगा, इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं। 8 पूछा है तो 8 तो इधर कहीं होगा, इसको हम लोग सी नाम दे देते हैं। 12 पूछा है तो 12 तो इससे कहीं पहले होगा, इसको हम लोग डी नाम दे देते हैं। तो हमको ए पर, बी पर, सी पे और डी पर वेग निकालना है। चलो हम इनको नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं वी ए का, फिर वी बी का, फिर वी सी और वी डी। ये हमने नाम दे दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चा, आपको जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु पर बस स्थिति समय ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए, ढाल निकाल लीजिए, ग्रेडियंट निकाल लो, प्रवणता निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। बस उतना ही करना है। तो अगर आपको चाहिए वी ए, यानी कि इस वाले टाइम पर 2 सेकंड पे चाहिए, तो क्या निकालेंगे आप? देखो इसको ना भूलना नहीं। ये क्या है? वी ए क्या दिखा रहा है? वी ए दिखा रहा है 2 सेकंड पर वेग को, वी बी दिखा रहा है 5 सेकंड पर वेग को, वी सी दिखा रहा है 8 सेकंड पर वेग को, और वी डी दिखा रहा है 12 सेकंड पर वेग को। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वी ए इज इक्वल टू क्या? स्लोप निकाल लो ना यार। तो 0 से लेके पी तक 0p का स्लोप निकाल लो। 0p का स्लोप यानी कि ढाल, यानी कि प्रवणता। 0p का प्रवणता निकाल लीजिए, क्योंकि 0 से लेके p तक की प्रवणता तो समान ही है ना। तो आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे प्रवणता? देखो प्रवणता कहने का मतलब tan थीटा निकालना है। आपको ये निकालना है, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब 50 है। आधार कितना है देख लीजिए, आधार है 2.5। अब बच्चों के मन में बड़ी डाउट कि सर हमको तो बस यहां पर 2 सेकंड पे निकालना है। तो जब आप 2 सेकंड पे लोगे तो आपको स्थिति 2 सेकंड की लेनी पड़ेगी ना, और आपको 2 सेकंड की स्थिति मालूम नहीं है। मैं 2 सेकंड की स्थिति निकालने क्यों जाऊंगा जब मेरे को मालूम है ये कि 0 से लेके p तक, 0 से जो p है वो पूरा एक रेखा है, और उसकी प्रवणता 0 से लेके p तक नियत है। तो आप यहां पर स्लोप निकालिए, या यहां पे स्लोप निकालिए, या यहां पे स्लोप निकालिए, यहां पे स्लोप निकालिए, आपको उठना ही मिलेगा। तो जहां पे मुझे जानकारी है मैं स्लोप वहां पे निकालूंगा। तो 50/2.5, ठीक है। 2.5 पर उसका स्थिति है 50, तो आप करेंगे 50/2.5। कितना हो जाएगा ये? आप इसको 50 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 कर सकते हैं। 10 करके 25 कर सकते हैं, 25 से कम 25 दूनी कर सकते हैं। यह हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड बच्चा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी ए यहां का वेग कितना है? यहां का वेग है 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए वी बी कितना हो जाएगा? ये तो कॉमन सेंस, कोई भी जवाब दे देगा। अगर मैं लिख दूं 0 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आप मुझे जस्टिफाई कर पाएंगे? क्या आप मुझे बता पाएंगे कि मैंने यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा है? क्योंकि आपको मालूम है ना, इस पी क्यू का स्लोप निकाल लो ना, और पी क्यू क्या है? समय अक्ष के समांतर है। उसका ढलान क्या है? उसका स्लोप 0 है। पी क्यू जो है समय अक्ष के समांतर है, उसका स्लोप 0 है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक वेग 0 है। और कॉमन सेंस आप ये भी तो लगा सकते हो ना, P से लेके Q तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वस्तु विरामावस्था में है, और वस्तु विरामावस्था में है मतलब उसका कोई वेग नहीं है। और अब बात करते हैं Q से लेके R तक के, इस वाले की बात करो। चलो चलिए, कहाँ पे हम लोग, हमको फिर से चीजें लिखनी पड़ेंगी। हमने इसको 0 लिया है, इसको 0 नहीं O लिया है, P लिया है, Q लिया है, R लिया है, और ये S है। हम यहाँ पे वेग निकाल चुके हैं, ये A था। हम यहाँ पे वेग निकाल चुके हैं, 5 बिठाना, हम यहाँ पे वेग निकाल चुके हैं, ये B था। अब हमको चाहिए C पर वेग, जो कि 8 है शायद, C यानी कि 8 ना, 8 सेकंड पे चाहिए। उसके बाद D पे चाहिए जो कि 12 पे है, इधर कहीं आ जाएगा D। चलो, तो यहाँ भी बहुत आसान है।
अगर आपको VC चाहिए तो आप क्या करेंगे, VC चाहिए तो आप QR का स्लोप निकाल लो। QR का स्लोप अगर आपको इस वाले बिंदु पर वेग चाहिए, इस वाले बिंदु पर वेग चाहिए जो कि 8वें सेकंड के संगत है, तो QR का आप स्लोप निकाल लीजिए, क्योंकि QR क्या है, एक समान गति को दिखा रहा है। तो आप यहाँ का स्लोप देखिए, यहाँ का स्लोप देखिए, कहीं का भी स्लोप देखो, स्लोप उतना ही मिलेगा। तो आप QR का स्लोप निकाल लो। अब सवाल ये है कि QR का स्लोप आप निकालेंगे कैसे, QR का स्लोप आप निकालेंगे कैसे, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। या देखिए आप, ये यहाँ पे कहीं C है तो मुझे इसका स्लोप चाहिए, ये देखो ऐसा कर सकता हूँ मैं, किया जा सकता है। ये कितना है, ये 50 है, देखो ये 50 है और ये 100 है। तो अगर इसको मैं कुछ नाम दे दूँ, मान लो चलो मैं इसको M का नाम दे दिया, तो मुझे अगर tan थीटा निकालना है QR का तो क्या करना पड़ेगा, मुझे MR अपॉन, या RM लिखिए, MR अपॉन क्या करना पड़ेगा, QM करना पड़ेगा। MR कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि 100 है, तो 100 माइनस 50 कर लीजिए डिवाइडेड बाई, आपको चाहिए QM 10 माइनस 7.5 कर लीजिए, 10 माइनस 7.5 कितना मिलेगा आपको, ये देख लो कितना मिलेगा। 100 माइनस 50 आपको 50 ही मिलेगा, 10 माइनस 7.5 आपको 2.5 ही मिलेगा। और ऐसा तो आप पहले भी हल कर चुके हैं, देखिए 20 मीटर पर सेकंड ही आएगा। यह आंसर भी आपको 20 मीटर पर सेकंड ही मिलने वाला है। तो यहाँ का वेग जो कि C है, यहाँ का वेग भी कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड ही होगा, 20 मीटर पर सेकंड ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लास्ट है आज का। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ओके। अब आपको यहां पे निकालना है वेग, यहां पर। तो अगर आपको D पर वेग चाहिए, VD चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, VD चाहिए तो आप RS का स्लोप निकाल लो। RS का स्लोप कैसे निकालेंगे, आप इसको नीचे लाइए, इसको पूरा करिए, ये स्लोप निकालिए आप, जो कि नेगेटिव है, यानी वेग आपको ऋणात्मक मिलेगा। कैसे निकालेंगे आप स्लोप, R कितना देख लो, R है 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, यहां से लेके यहां तक, ये आपको पूरा चाहिए ना, तो ये 100 है, और ये कितना हो जाएगा 10 से 15 यानी कि 5, तो ये आप 15 माइनस 10 लिख सकते हैं, 100/5 लिख सकते हैं। लेकिन नेगेटिव क्यों, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है बच्चा, यहां पर स्लोप नेगेटिव मिलेगा आपको। तो ये 5 से कम, 20 पंचे 100, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहां का वेग भी 20 मीटर पर सेकेंड है, यहां का वेग तो 0 है, यहां का वेग भी 20 मीटर पर सेकेंड है, ये और ये पॉजिटिव है। लेकिन ये जो वेग है जो कि नेगेटिव मिला है, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। और बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप VT का स्लोप निकाल लेते हो, वेग समय ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हो किसी भी क्षण पर, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, उस क्षण का वेग मिल जाएगा। इतनी जानकारी बस आपको होनी चाहिए। और ये सवाल आपके लिए, इसको हम बोलेंगे ये होमवर्क है आपके लिए बच्चा। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान है। इतने सारे सवाल करने के बाद अगर आप ये सवाल नहीं कर पाते हैं, मतलब आपको पढ़ने का मन नहीं है, बस यहाँ पे आप टाइम पास करने आ रहे हो, जो कि नहीं करना है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।